Hello students, how are you doing? I hope you are doing well. So welcome back. तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज क्या पढ़े हम लोग? पहले पिछले क्लास में क्या पढ़ा था उसको क्विक रिवीजन देते हैं, ठीक है? पिछले क्लासेस में हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्लांट किंगडम और हम लोगों ने देखा था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है? तो हम लोगों ने फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तक देखा था, उसके बाद छोड़ दिया था, ठीक है? छोड़ दिया था, तो आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, अच्छा ठीक है? पहले बात करते हैं जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, ठीक है? तो वो क्या एस्टैब्लिश कर रहा था? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या एस्टैब्लिश कर रहा था? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो लोग उनके रिश्तेदार तक पहुंच चुके थे, ठीक है? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में रिश्तेदार तक पहुंचा जा चुका था, ठीक है? फाइलोजेनी तक पहुंच गया था। तो ऐसा नहीं कि इसी को लेके अभी तक हम लोग बैठे हैं इसी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को, हाँ ठीक है, मानते हैं कि प्रोसेस वही है, ये अच्छा प्रोसेस है क्योंकि इसमें जो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ढूंढ लिया गया था, लेकिन अभी भी, ठीक है, अभी भी फर्दर इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस होते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस होते ही रहते हैं, ठीक है? तो जो हमने 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा, नेचुरल, आर्टिफिशियल और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो हम लोग फॉसिल्स के एविडेंस पे उसको देख रहे थे, ठीक है? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोग उनके एंसेस्टर को देखे, तो एंसेस्टर को अपन कैसे पहचाने कि ये उसके ही एंसेस्टर है, ठीक है? जैसे आपके एंसेस्टर को कैसे पहचाना गया या किसी के भी एंसेस्टर को कैसे पहचाना गया कि उसका ही एंसेस्टर है, तो फॉसिल्स से, ठीक है? किससे? फॉसिल से, बाय फॉसिल से पहचाना गया कि हाँ ये इसी का एंसेस्टर है, ठीक है? तो अगर फॉसिल्स ना हुआ, अगर फॉसिल्स मौजूद ना हुआ, किसी का फॉसिल्स ना मिला, तो अपन कैसे जानेंगे कि ये किसके रिलेटिव से, कैसे जानेंगे, ठीक है? तो उसके लिए भी बनाया गया, ठीक है, 3 और सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज साइटोटैक्सोनॉमी, ये क्या था? साइटोटैक्सोनॉमी, केमोटैक्सोनॉमी एंड न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ठीक है? तो 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग और पढ़ेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ फॉसिल एविडेंस इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन एविडेंस फ्रॉम ब्रांचेज, ठीक है? तो कुछ ब्रांचेस में बांट दिया गया कि अगर फॉसिल्स जो है एब्सेंट होंगे तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये जो है किसके रिश्तेदार हैं, ठीक है? इनके एंसेस्टर कौन है, तो कुछ में बांट दिया गया कि जैसे हम लोग को पता चलेगा, ठीक है? चलो हम लोग देखते हैं कि क्या था वो, कुछ क्या तीनों ब्रांचेज क्या थे। तो पहला था साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, दूसरा था केमोटैक्सोनॉमी, केमोटैक्सोनॉमी, ठीक है? और तीसरा था न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ठीक है? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी आप लोग देखोगे तो एनसीईआरटी में भी है, ठीक है? एनसीईआरटी में है, बता देती हूँ, ज़्यादा मतलब ऐसे कुछ लिखने विखने का, पूरा नोट्स बनाने का ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी की लाइन ही देखो भाई, मैं एनसीईआरटी लेके रखती हूँ, ठीक है? एनसीईआरटी लेके रखती हूँ, इसके लिए एनसीईआरटी की लाइन जो है वो एनफ है, ये तीनों के लिए जो एनसीईआरटी की लाइन है वो एनफ है। तो इन तीनों के बारे में एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है अपन देखते हैं, ठीक है? तो साइटोटैक्सोनॉमी के बारे में ये लिखा हुआ है कि ये जो बेस्ड है साइटोलॉजिकल कैरेक्टर पे, ठीक है? यही है ना, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है, ठीक है? जो साइटोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, मतलब किसका स्ट्रक्चर? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम का बिहेवियर, ठीक है? तो हम लोग मिला लेंगे, ठीक है? जैसे क्रोमोसोम, तो अपन हम लोग ह्यूमंस हैं, तो हम लोग के जो पेरेंट्स हैं, दादाजी हैं, नाना जी हैं, जो भी हैं, ठीक है, हम लोग के जो एंसेस्टर्स हैं, तो उनका भी तो क्रोमोसोम हमारे से मिलता जुलता है ना। अपन के पास 46 है तो उनके पास भी तो 46 होगी ना। तो इसी के ये क्या बोलते हैं, लिखा हुआ है कि साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, तो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम का बिहेवियर। तो अगर मेरे एंसेस्टर को पहचानना होगा
तो मेरे पापा को मान लो देखो या मेरे दादाजी को देखो, ठीक है, किसी को भी देखो, नाना जी को देखो, तो अपन का क्रोमोसोम नंबर 46 है, तो उनका भी क्रोमोसोम नंबर 46 होगा, तो ऐसे पहचान लिया गया, ठीक है। इसी तरह एंसेस्टर भी पहचानेंगे बाय मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बेसिस पे। तो यही था आपका साइटोटैक्सोनॉमी। क्या लिखवाने की जरूरत है? टाइम वेस्ट करूं क्या? टाइम वेस्ट करूं क्या लंबा लंबा कुछ डेफिनेशन वगैरह लिखवा के? नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो हम लोग आते हैं, इंपॉर्टेंट है कि नहीं भाई टाइम? टाइम इंपॉर्टेंट मानते हो कि नहीं इस बात को कि टाइम इंपॉर्टेंट है? ठीक है, समझदार हो तुम लोग, पता है कि टाइम इंपॉर्टेंट है। चलो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं केमोटैक्सोनॉमी पे, ठीक है। तो केमोटैक्सोनॉमी क्या है? पढ़ते हैं एनसीईआरटी, ठीक है। क्यों पढ़ रही हूँ मैं एनसीईआरटी? क्यों पढ़ रही हूँ मैं एनसीईआरटी? मैंने सोचा है कि अब हर चैप्टर में मुझे जहाँ पे लगेगा कि एनसीईआरटी बताना चाहिए, मैं आपको लाइंस पढ़ के सुनाने वाली हूँ। पता नहीं आप लोग घर पे एनसीईआरटी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, ठीक है। इसीलिए जो मुझे लगेगा कि हाँ ये एनसीईआरटी तक ही लिमिट रखना है, हमको आगे नहीं जाना है इस टॉपिक पे, तो मैं आपको एनसीईआरटी बताऊंगी इस पे, ठीक है। चलो केमोटैक्सोनॉमी देखते हैं हम लोग। तो केमोटैक्सोनॉमी जो है यूज करता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट टू रिजॉल्व कंफ्यूजन आर ऑल्सो यूज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट दीज डेज, ठीक है। तो प्लांट्स की केमिकल कॉम्पोजिशन, इसमें तो सेलुलर ये क्या देखा गया था साइटोटैक्सोनॉमी में? साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देखा गया था, ठीक है। इंफॉर्मेशन, ठीक है। और केमोटैक्सोनॉमी में बोल रहे क्या देखा गया था? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, प्लांट का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। चलो तो प्लांट का जो अगर हमको साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर, तो हम उसको साइटोटैक्सोनॉमी में डालेंगे। और अगर कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिलता है और उसको हमको किसी उनके एंसेस्टर से मिलाना है और दोनों मिल जाते हैं, तो हम लोग उसको बोलेंगे केमोटैक्सोनॉमी, जो कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पे बेस होती है, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को मिलाना पड़ता है, ठीक है। फाइटोकेमिस्ट्री मैंने आपको बोला था ना, फाइटोकेमिस्ट्री बोला था ना, केमिस्ट्री ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो उसी से समझ जाओ ये है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टैक्सोनॉमी होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टैक्सोनॉमी, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टैक्सोनॉमी, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टैक्सोनॉमी होते हैं। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि कंप्यूटर्स में जो है, मान लो किसी प्लांट का कुछ कैरेक्टर, साइज है, शेप है, कुछ भी है, ठीक है, तो वो कैरेक्टर को मतलब एक बना दिया जाता है कि फर्स्ट में ये कैरेक्टर, सेकंड में ये कैरेक्टर, थर्ड में ये कैरेक्टर है। तो अगर मिलाना होता है तो डाल दिया जाता है, जिससे जिसका कैरेक्टर मिल जाता है, इसका मतलब वो उसके एंसेस्टर है। तो देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लाइन लिखा है। तो एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बारे में लिखा है, numerical taxonomy which is now easily carried out computers is based on all observable characteristics, ठीक है। number and code are assigned to all the characters and the data are then proceed, ठीक है। तो समझ में आया? वही जो मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर बेस्ड होता है, कंप्यूटर में क्या कर दिया जाता है, पूरा डाटा डाल दिया जाता है, ठीक है। नंबर दे के नंबर 1 पे ये कैरेक्टर है, नंबर 2 पे ये कैरेक्टर, 3 पे, मतलब ठीक है पूरा डाटा रहता है। अगर आप डालोगे तो फिर समझ में आ जाएगा। किसी प्लांट को डाले और उस प्लांट का कैरेक्टर इससे मिलता है, इस डाटा से, डाटा नंबर 2 से मिलता है, तो इसका मतलब ये उसका मिलता जुलता है एंसेस्टर टाइप है, ठीक है। चलो फिर पढ़ाने का यार वो रेफरेंस बुक से इसका लंबा चौड़ा डेफिनेशन लिखवा देते, ठीक है। लेकिन बिल्कुल ये टाइम वेस्टिंग प्रोसेस हो जाता, बिल्कुल टाइम वेस्टिंग प्रोसेस हो जाता। आप लोग के पास टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत ही कम है और सिलेबस बहुत ही ज़्यादा। अपन के पास कोई स्मार्ट क्लास है नहीं, ठीक है, मेरे पास कोई स्मार्ट क्लास नहीं है कि स्क्रीन पे धक्का धक्का आएगा, मैं इधर मुड़ूंगी, आप लोग को लाइन बाय लाइन समझाते जाऊंगी, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। बहुत जल्द हम ऐसा करेंगे, ठीक है, टेंशन ना लीजिए आप लोग, बहुत जल्द ऐसा करेंगे। लेकिन तब करेंगे ना जब आप लोग
को ये पसंद आएगा। पता चला कि ये ऐसे पढ़ा रही हूँ मैं बोर्ड पे, आप लोग को पसंद ही नहीं आ रहा है, तो फिर मैं स्मार्ट क्लास भी लगवा लूँ तो किसको मैं पढ़ाऊँगी? खुद को नहीं पढ़ा सकती। खुद को ऐसा तो नहीं कि लगा है आ रहा है स्क्रीन पे मैं खुद पढ़ रही हूँ, ठीक है, उसके लिए बुक काफ़ी है यार, ठीक है। तो चलो फिर, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है हम लोग को, ठीक है। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, नीट के एग्ज़ाम में भी आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नीट के एग्ज़ाम में भी आपको बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करना होता है, ठीक है। नीट के एग्ज़ाम में भी आपको बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट, कितने बच्चों के साथ तो ऐसा भी होता होगा कि क्वेश्चन आते हुए भी क्वेश्चन नहीं करते होंगे, पता चला टक टाइम खत्म। ऐसा होता है, कॉपी छीन लिया, होता है ना, ठीक है। क्यों? टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। चलिए फिर अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे प्लांट किंगडम का। अब हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं प्लांट किंगडम का, जो भी आगे वाला वगैरह वगैरह सिस्टम वगैरह, आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम, ठीक है। फिर डाटाबेस सिस्टम सब हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। चलो हेडिंग डाल लो, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करें हम लोग प्लांट्स को, ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड करें हम लोग प्लांट्स को? बताओ, आप बताओगे उतने ही पार्ट्स में करेंगे। 2 पार्ट्स में कर दें, फ्लावरिंग प्लांट एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट। बोलो, कर दिया जाए 2 पार्ट्स में, फ्लावरिंग प्लांट और नॉन फ्लावरिंग प्लांट। बोलो, क्या है फ्लावरिंग प्लांट और क्या है नॉन फ्लावरिंग प्लांट? क्रिप्टोगैमी और फेनेरोगैमी। अब आप बताओगे कौन सा फ्लावरिंग प्लांट है और कौन सा नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। मैं नहीं बताने वाली, आप बताओगे। चलो भाई बता दिया, वरना आप लोग गालियाँ देते, ठीक है। देते क्या गालियाँ? नहीं देते ना? नहीं देते आप लोग गालियाँ, पता है मुझे, आप अच्छे स्टूडेंट्स हो। अरे यार, मैं कितनी भी अच्छे स्टूडेंट्स बोल लूँ, आप लोग तो गालियाँ दोगे ही, ठीक है। दोगे ही गालियाँ, दे दो भाई, कुछ नहीं फर्क पड़ता। जो अच्छे बच्चे जिनको पढ़ना है, जिनको पसंद आएगा वो बिल्कुल गालियाँ ना देंगे, और जिनको ना पसंद आए वो धकाधक डिसलाइक करो और गालियाँ दो, ठीक है। लेकिन डिसलाइक और गालियाँ तो तभी दोगे ना जब मैं गलत पढ़ा दूँ, ठीक है, या कुछ और पढ़ा दूँ या सही से ना पढ़ाऊँ। ऐसे तो हिम्मत भी नहीं है होगी आप लोगों की, और आप लोग अच्छे बच्चे भी हो कि आप लोग गालियाँ वालियाँ दो, ठीक है। चलो, तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। क्यूट क्यूट से बच्चों देखो। चलो, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करें? 3 पार्ट्स में, थैलोफाइटा, ठीक है, मतलब एल्गी, एल्गी, ठीक है, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ठीक है, टेरिडोफाइटा। समझ में आया? समझ में आया? चलो, अब हम फेनेरोगैम में देखें, फ्लावरिंग प्लांट में देखें, तो एंजियोस्पर्म जो हमारा है वो ट्रू फ्लावरिंग प्लांट हम इसको बोलेंगे। एंजियोस्पर्म को क्या बोलेंगे? ट्रू फ्लावरिंग प्लांट। अब आप लोग बोलोगे
ऊपर में आपने हेडिंग डाला फ्लावरिंग प्लांट, फेनरोगैम का मतलब फ्लावरिंग प्लांट और क्रिप्टोगैम का मतलब नॉन फ्लावरिंग प्लांट। और आपने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड भी कर दिया, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। और फिर एंजियोस्पर्म के बारे में आप बोल रहे हो कि ये ट्रू फ्लावरिंग प्लांट है, तो फिर ये जिम्नोस्पर्म क्या है? फॉल्स फ्लावरिंग प्लांट ना, ऐसा नहीं है। जिम्नोस्पर्म जो है वो फॉल्स फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, लेकिन जिम्नोस्पर्म के बारे में क्या है ना कि इसको हम ट्रू फ्लावरिंग प्लांट भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। जिम्नोस्पर्म को हम लोग ट्रू फ्लावरिंग प्लांट भी नहीं बोलेंगे। एफपी लिख रही हूँ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, काट दो, नहीं बोलेंगे ट्रू फ्लावरिंग प्लांट। क्यों? क्योंकि जिम्नोस्पर्म जो है वो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर स्टैब्लिश करता है, ठीक है, मतलब उसके पास सिमिलर टू, मतलब बोलोगे तो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होता है, कोन, ठीक है, कोन, ठीक है, मतलब मिलता जुलता स्ट्रक्चर होता है। कोन जो है वो फ्लावर से मिलता जुलता स्ट्रक्चर होता है, तो जिम्नोस्पर्म के पास जो है फ्लावर से मिलता जुलता स्ट्रक्चर तो है, कोन, जिसको हमने क्या बोला? कोन। लेकिन ये कोन बिल्कुल फ्लावर नहीं है, ठीक है, ये कोन जो है वो फ्लावर नहीं है। तो क्यों नहीं मैं इसको फ्लावर बोल रही हूँ? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और वुडी होता है, वुडी इन नेचर होता है, ठीक है। मैं जिम्नोस्पर्म को इसलिए ट्रू फ्लावरिंग प्लांट नहीं बोल रही हूँ क्योंकि ये फ्लावर की तरह स्ट्रक्चर उसके पास होता है, इसमें कोई शक नहीं है, बेशक होती है कोन, लेकिन कोन बिल्कुल भी फ्लावर नहीं है, ठीक है, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर है। और जो कोन है वो बहुत ही हार्ड और वुडी होती है, ठीक है, नोट डाउन करो। और एंजियोस्पर्म जो है वो ट्रू फ्लावरिंग प्लांट आपका है। चलो नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो, ठीक है। अब हम थैलोफाइटा की तरफ आते हैं। इसके बारे में तो कुछ नहीं बोलूंगी, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो थैलोफाइटा के बारे में बोलूँ तो थैलोफाइटा को हम लोग 3 क्लास में बांटते हैं, ठीक है। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, ठीक है, फियोफाइसी, फियोफाइसी एंड लास्ट वन इज रोडोफाइसी, रोडोफाइसी, ठीक है। क्लोरोफाइसी बोले तो ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ठीक है। और फियोफाइसी बोले तो ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी। और रोडोफाइसी बोले तो रेड एल्गी, रेड एल्गी, ठीक है। चलो नोट डाउन करो, आगे बढ़ेंगे, मिटाएंगे इसको, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, ब्रायोफाइटा को भी साइड में लिख लो। ब्रायोफाइटा का भी 2 क्लास है। कहाँ पे लिखोगे भाई? पहले लिख लो, मिटाऊंगी इसको, मिटा दूं, थाइलोफाइटा मिटा दूं, चलो मिटा रही हूं, ठीक है। अब ब्रायोफाइटा को भी फर्दर 2 क्लास में डिवाइड करते हैं, लिवरवुड, ठीक है, और मॉसेस, ठीक है। ब्रायोफाइटा का भी 2 फर्दर क्लास है, लिवरवुड और मॉसेस। ठीक है, ब्रायोफाइटा का भी मैंने कितना क्लास बताया है? 2 क्लास, लिवरवुड और मॉसेस। और टेरोफाइटा पे आते हैं तो उसका फर्दर 3 क्लास होता है, फिलोप्सिडा, स्नैप्टोप्सिडा और लाइकोप्सिडा और टेरिपोसिडा, ठीक है। चलो नोट डाउन करो, इसका 4 क्लास है, फिलोप्सिडा, स्नैपोसिडा, लाइकोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा, ठीक है। चलो नोट डाउन करो, अब तो पक्का मिटाना पड़ेगा, ठीक है। इस दोनों को मिटाएंगे, फिर एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के क्लास के बारे में देखते हैं, ठीक है। चलो हो गया, चलो नोट डाउन हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं।
अरे यार ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, यहाँ पे ऐसे बता दे रही हूँ, ठीक है। फिर एंजियोस्पर्म को भी हम लोग 3 क्लास में डिवाइड करते हैं, सिनोप्सिडा, साइकोप्सिडा एंड जिनोप्सिडा, ठीक है। एंजियोस्पर्म को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिनोप्सिडा, साइकोप्सिडा एंड सिनोप्सिडा, ठीक है। मिटाऊं, देख लो, मिटाऊं। अरे मैंने इसको जिम्नोस्पर्म को क्लासिफाई किया भाई, क्लास मैंने जिम्नोस्पर्म की बताया है, ठीक है। यहाँ पे ये जिम्नोस्पर्म का क्लास है, ठीक है। गलती से मैंने एंजियोस्पर्म के नीचे लिख दिया और मैं बोल भी रही हूँ एंजियोस्पर्म का, ठीक है। गलती से लिख दिया था मैंने, ये जिम्नोस्पर्म का, ठीक है। एंजियोस्पर्म का तो 2 होता है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, ठीक है। अरे शायद आप लोग को मैं ऐसे बता दी हूँ, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको आगे देखेंगे ही, जब हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे तो सारे क्लास के बारे में पढ़ेंगे तो फिर तो ये सब देखेंगे ही ना। चलिए नोट डाउन कीजिए, फटाक से आगे बढ़ते हैं, फटाक से आगे बढ़ते हैं। चलो हटा रहे हैं इसको, ठीक है, हटा दिया। अभी बस इतना याद रखो यार क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम में कि मैंने प्लांट किंगडम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्रिप्टोगैम और फेंड्रोग्राम, ठीक है। तो क्रिप्टोगैम जो है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है और फेंड्रोग्राम आपका क्या है, फ्लावरिंग प्लांट है। तो फेंड्रोग्राम को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। किसमें किया, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। और आपका जो एंजियोस्पर्म है वो ट्रू फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है। लेकिन जिम्नोस्पर्म जो है उसको ट्रू फ्लावरिंग प्लांट इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि उसके पास फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग कोन बोलते हैं, लेकिन वो फ्लावर नहीं है, ठीक है। और क्रिप्टोगैम को हम लोगों ने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ठीक है। इतना ही बस याद रखो, ठीक है। और थाइलोफाइटा को हम लोगों ने क्या बोला, एल्गी। और अभी जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एल्गी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एल्गी के बारे में ही, थाइलोफाइटा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बस इसका 3 सब क्लासेस याद रखो, बाकी तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसका सारा क्लास देखेंगे ही देखेंगे। तो इसका सब क्लासेस क्या था, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, ठीक है, और रोडोफाइसी। इसके बारे में भी हम तीनों के बारे में भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ना, आर यू रेडी और नॉट, पढ़ने के लिए तैयार हो, चलो तो साथ में आओ, फिर पढ़ते हैं हम लोग मिलके। चलो फिर इसको रेस करते हैं और फिर हम लोग पहले एल्गी के कुछ कैरेक्टर्स को देखते हैं, उसके बाद फिर इन तीनों पे आएंगे। हो सकता है आज इन तीनों को विश्राम करने दें, कल आएंगे, लेकिन पहले एल्गी के बारे में कंप्लीट तो करें। चलिए एल्गी के बारे में देखते हैं हम लोग, ठीक है। चौक निकाल लें, रेडी सेडी हो जाए, चलो, ठीक है। एल्गी जो है वो सिंपल थैलोइड, थैलोइड बोलने का मतलब बॉडी इज थैलस लाइक, बॉडी कैसा होगा, थैलस लाइक होगा, जिसका जो है ट्रू स्टीम और लीफ पता नहीं होगा। बॉडी इज थैलस लाइक विच lacks ट्रू स्टेम और लीव्स, ठीक है। बॉडी कैसा होगा, थैलस लाइक होगा, जिसका ट्रू मतलब थैलस लाइक बोलने का मतलब ये हुआ कि जो लैक करेगा ट्रू स्टीम को और लीफ को, ठीक है। उसका कोई वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, मान के चलो इस टाइप का होगा, ठीक है। आपको इसमें पता चल रहा है कि स्टीम कौन है और लीफ कौन है, पता नहीं चल रहा है ना, तो ऐसे ही बॉडी टाइप को बोलेंगे थैलस या थैलोइड, ठीक है। चलो नोट डाउन करो, हो गया, हो गया भाई, आगे बढ़ते हैं। एल्गी जो है वो एसोसिएशन भी करती है, मैंने आपको बताया है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन,
आप बताओगे क्या था वो? फटाक से आंसर दो, सोचो सोचो सोचो, क्या था? एसोसिएशन करती है एल्गी। कौन सा एसोसिएशन? इतना तो हिंट कर दिया लल्लू, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब तो बता दो वरना डूब मरो, बताओ। ठीक है, एल्गी एसोसिएशन करती है फंजाई के साथ और बनाती है लल्लुओ लाइकेन। नहीं बोला ना तुम लोगों ने? बोला बोला, ठीक है। तो फिर तब लल्लू नहीं हो तुम लोग, क्योंकि तुमने बताया कि एल्गी जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है फंजाई के साथ लाइकेन। मैंने बोला कि इन दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा है, एक दूसरे से म्यूचुअलिज्म करते हैं। ठीक है, म्यूचुअलिज्म करते हैं। किस बेसिस पे मैं बोल रही हूँ कि म्यूचुअलिज्म करते हैं? इन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी है। फंजाई जो है, एल्गी तो पहले प्लांट है तो वो फोटोसिंथेसिस करेगी। ठीक है, तो एक पॉइंट और आपका निकल गया कि एल्गी जो है वो आउटोट्रॉपिक है। एक पॉइंट आप और लिख लो, आउटोट्रॉपिक है, और क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करती है। ठीक है, तो क्या बोल रही थी मैं कि एल्गी जो है प्लांट है तो प्लांट है तो ये फोटोसिंथेसिस करती है, तो ये अपना फूड खुद बनाएगी। तो लाइक फंजाई बेचारा क्या बोलता है कि भाई मैं अपना फूड नहीं बनाने वाला हूँ, मुझे हेल्प करो, मुझे हेल्प करो। तो एल्गी क्या करती है? ठीक है चलो कर देती हूँ। फंजाई को न्यूट्रिशन देती है, मतलब जो अपना भोजन बनाया था उसको वो दे देती है। ठीक है, और फंजाई क्या बोलता है? अब एल्गी को मतलब दे दिया ना, अब तो मदद कर दिया, तो आजकल आपको बैंक्स भी विदाउट इंटरेस्ट लोन देगी क्या? नहीं देगी ना। बैंक भी अच्छी खासी इंटरेस्ट लेती है भाई, अगर आप लोन लो तो एल्गी ऐसे ही कैसे कुछ फंजाई को दे देगी? ना बाबा ना, नहीं देने वाली है। तो एल्गी ने भी डिमांड किया फंजाई से, भाई तू मुझे शेल्टर दे, तू मुझे शेल्टर दे। तो फंजाई भी बोला चलो ठीक है, तुमने मेरा पेट भरा, मैं तेरे को शेल्टर देता हूं। तो एल्गी ने फंजाई को न्यूट्रिशन दिया। ठीक है, और फंजाई ने एल्गी को फूड दिया। तो दोनों में अच्छी खासी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो ये दोनों म्यूचुअलिज्म को शो करते हैं। ठीक है, अब जो है एनिमल, ये पॉइंट नोट किया ना कि आउटोट्रॉपिक है और फोटोसिंथेसिस है एल्गी। अब जो है एल्गी का जब एसोसिएशन का बात कर रहे हैं तो एक पॉइंट पे और आते हैं कि एल्गी जो है वो एनिमल्स के साथ भी एसोसिएशन करती है। एल्गी जो है वो एनिमल्स के साथ भी एसोसिएशन करती है, और जो एल्गी आपके एनिमल्स के साथ एसोसिएशन करेगी उसको अपन बोलेंगे स्लॉथ बियर, स्लॉथ बियर। ठीक है, उस एल्गी का क्या क्या नाम है? स्लॉथ बियर। चलो नोट डाउन करो, समझ में आया? एल्गी जो है एनिमल्स के साथ भी एसोसिएशन परफॉर्म करती है, और जो एल्गी एनिमल्स के साथ एसोसिएशन परफॉर्म करेगी उसको अपन बोलेंगे स्लॉथ बियर। चलो नोट डाउन करो। अब भाई एल्गी कहाँ रहती है? तो मैंने आपको बताया ही नहीं। एल्गी कहाँ रहती है तो मैंने आपको बताया ही नहीं। जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसका हैबिटेट जानना जरूरी है या नहीं जरूरी है? आप कहीं जाते हो, आपसे पूछता है, वे आपका नाम पूछता है, व्हाट इज योर नेम। आप किसी स्कूल में बचपन में जाते थे तो आपका क्या पूछता था कि क्या नाम है तुम्हारा? ठीक है, नाम बता देते थे तो क्या पूछता था? कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है, पूछता था ना। तो जिसके बारे में हम पढ़ रहे बेचारे उसके भी हैबिटेट के बारे में जानते हैं। तो एल्गी का हैबिटेट देखेंगे तो एल्गी जो है वो रहती है, कहाँ रहती है? वाटर में, वाटर में। ठीक है, और वाटर मैंने बोल दिया है तो आप बोलो फ्रेश। आप फ्रेश भी बोल सकते हो और मैरीन भी बोल सकते हो। ठीक है, फ्रेश या मैरीन वाटर आप बोल दो। सॉइल में रहती है, स्टोन्स में आपको मिलेगी, वुड्स में मिलेगी। ठीक है, तो ये है एल्गी की हैबिटेट। जान लिया ना एल्गी के हैबिटेट के बारे में? नोट डाउन करो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाएं, बोलो बढ़े। चलो फिर बढ़ते हैं। अब जो एल्गी की साइज है ना, साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, इज हाईली वेरिएबल, वेरी करती है, वेरिएबल। ठीक है, कैसे?
कैसे? अब हम यूनिसेलुलर, कुछ एल्गी जो है यूनिसेलुलर होती है। यूनिसेलुलर कौन होती है? क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। और कुछ एल्गी जो है वो फिलामेंटस होती है, फिलामेंटस होती है। अपन उसको क्या बोलेंगे? फिलामेंटस एल्गी को क्या बोलेंगे? स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा एंड यूलोथ्रिक्स, ठीक है। कुछ एल्गी जो है फिलामेंटस होती है, हम लोग उसको बोलेंगे स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स, ठीक है। और कुछ एल्गी जो है वो अपनी कॉलोनी बनाती हैं, कॉलोनी बनाती हैं, ठीक है। क्या है? जो एल्गी कॉलोनी बनाएंगी क्या बोलेंगे उसको? फटाक फटाक बोलो। जो एल्गी जो है वो कॉलोनी बनाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वॉलवॉक्स, ठीक है, वॉलवॉक्स बोलेंगे। और जो कॉलोनी बनती है, ठीक है, जो कॉलोनी बन जाती है, कंप्लीट कॉलोनी को हम लोग क्या बोलते हैं? जो कॉलोनी बन जाती है सिनोवियम। ये सिनोवियम वाला मैं वर्ड आपको इसलिए बता रही हूँ कि कभी कभी आ जाता है, नोट कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है कि जो कॉलोनी होती है, कंप्लीट कॉलोनी, कंप्लीट कॉलोनी, ठीक है, कंप्लीट कॉलोनी जो बनाता है वॉलवॉक्स वगैरह, तो उसको बोलते हैं सिनोवियम। कभी कभी ये आ जाता है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ढूंढ लियो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बता दिया कि जो पूरा कॉलोनी बन जाता है, कंप्लीट कॉलोनी जो वॉलवॉक्स वगैरह बनाते हैं, उस कॉलोनी को हम लोग, कंप्लीट कॉलोनी को सिनोवियम बोलते हैं, ठीक है। चलो हो गया, नोट डाउन करो, फटाक से आगे बढ़ते हैं। क्योंकि पहले ही मैंने आपको बोला, क्या बोला कि हम लोग के पास कोई स्मार्ट क्लासेस वगैरह नहीं कि धक्का धक आया, धक्का धक समझाए और चलते बने, ठीक है, चलते बने। यहाँ पे लिखना है तो टाइम लगता है, तो फटाफट हम लोग को करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। स्क्रीन पे खुद ब खुद नहीं आने वाला, चौक से लिखना होगा। बहुत जल्द वो भी करेंगे, लेकिन तब जब हमारी फैमिली बड़ी होगी, लंबी चौड़ी फैमिली होगी, यूट्यूब फैमिली, तो बहुत जल्द उस चीज़ को भी लाएंगे, ठीक है। ऐसे कुछ फायदा नहीं है यार ले आने का, ठीक है। जब तक आप लोग को पसंद ना आए, कुछ आगे एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे खड़े हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए। चलिए अब एल्गी के रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो एल्गी भी भाई दो तरह से रिप्रोडक्शन करेगी, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो एल्गी जो है जो रिप्रोडक्शन करेगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ गैमेट्स, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करेगी ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ गैमेट, साइज ऑफ गैमेट, ठीक है। चलो तो 3 पार्ट्स में अपन डिवाइड करेंगे, आइसोगैमस, ठीक है, एनाइसोगैमस, एनाइसोगैमस, एंड थर्ड वन इज oogamous, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग कैसे, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ गैमेट्स। अब हम लोग आइसोगैमस की बात करें तो आइसो मतलब सेम, तो मतलब कोई भी गैमेट हो, मेल या फीमेल गैमेट हो, उसका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सेम होगा। मतलब मार्फोलॉजी आप उसका देखोगे तो गैमेट बिल्कुल 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 सेम होगा, सिमिलर गैमेट्स होगा, ठीक है। अब मैं नहीं लिखवाने वाली हूँ क्योंकि मैं आपको बहुत बार लिखवा चुकी हूँ, बस बोल दे रही हूँ आइसोगैमेट मतलब जो स्ट्रक्चर होगा गैमेट का वो सेम होगा, ठीक है। गैमेट्स आर सिमिलर इन साइज एंड मार्फोलॉजी, ठीक है। एनाइसोगैमेट्स का हम बात करें तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे कि जो गैमेट्स हैं उनका, उसका मार्फोलॉजी, दोनों गैमेट्स की मार्फोलॉजी सेम होगी बट साइजेस आर डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो ऐसे, साइजेस आर सेम, ठीक है। साइज जो होगी वो सेम होगी दोनों गैमेट की। एनाइसोगैमेट्स में मार्फोलॉजी जो है, मार्फोलॉजी आपका सेम होगा बट साइजेस जो है वो डिफरेंट होगा,
डिफरेंट होगा, ठीक है। और ऊ गैमस तो एज यूजुअल जो वन स्मॉल नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, वन स्मॉल जो छोटा होगा, ठीक है, नहीं वन बिग, सॉरी बिग नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट तो बिग होता है ना, बड़ा होता है मेल गैमेट से, और नॉन मोटाइल होता है। क्यों, मैंने आपको बता चुका है, क्योंकि फीमेल गैमेट में बंडल ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। फीमेल गैमेट जो है वो लोडेड होती है बंडल ऑफ वेरी मच अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो कि जब जाइगोट बनता है और क्लीवेज डिवीजन होता है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स का हेल्प आता है, इसलिए जो फीमेल गैमेट है वो ये बड़ा होता है साइज में, और मेल गैमेट का इसका कुछ रिक्वायरमेंट वगैरह है नहीं, तो मेल गैमेट जो है वो छोटा होता है और मोटाइल होता है। तो आइसोगैमस में वही होगा, वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड वन स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट, ठीक है। चलो, तो इसी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। अब एसेक्सुअल की बात करते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या देख रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही देखते हैं कुछ, तो हम लोग आइसोगैमस पढ़े ना, आइसोगैमस। तो आइसोगैमस कैसा होता है, आइसोगैमस कैसा होता है, मोटाइल होता है, मोस्टली मोटाइल होते हैं, ठीक है। और मोटाइल क्यों होते हैं, बिकॉज दे हैव फ्लैजिला, ठीक है। तो मोटाइल और फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है, मोटाइल और फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो अब हम आइसोगैमस का दो कंडीशन लेंगे, ठीक है। आइसोगैमस का हम दो कंडीशन लेंगे। पहला कंडीशन लेंगे कि जो गैमेट्स होगा वो मोटाइल और फ्लैजिलेटेड होगा, मोटाइल और फ्लैजिलेटेड होगा, ठीक है। और जो दूसरा कंडीशन ले रहे हैं उसमें जो गैमेट होगा वो नॉन मोटाइल और नॉन फ्लैजिलेटेड होगा, नॉन मोटाइल और नॉन फ्लैजिलेटेड, ठीक है। तो अब एग्जांपल देखते हैं कि कौन जो है मोटाइल और फ्लैजिलेटेड दोनों होगा। एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास, और क्लेमाइडोमोनास कैसा होगा यहाँ पे, कप शेप, ठीक है। ये यहाँ पर वाला क्लेमाइडोमोनास कप शेप नहीं होगा, सॉरी, ये तो सिंपल वाला क्लेमाइडोमोनास जो होता है, ठीक है, तो सिंपल वाला क्लेमाइडोमोनास है। तो जो मोटाइल और फ्लैजिलेटेड दोनों होगा उसका एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास होगा, और जो नॉन मोटाइल और नॉन फ्लैजिलेटेड होगा उसका एग्जांपल अपन लिखेंगे स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में कोई फ्लैजिला नहीं होता, देखो सिंपल स्ट्रक्चर होता है स्पाइरोगायरा का, लाइक दिस, ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है स्पाइरोगायरा का। तो यहाँ पे कोई फ्लैजिला वगैरह प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो नॉन मोटाइल और नॉन फ्लैजिलेटेड क्या होगा, स्पाइरोगायरा। चलिए नोट डाउन कीजिए, ठीक है, हो गया। अब एनाइसोगैमस और ऊगैमस। अब हम एनाइसोगैमस और ऊगैमस का एग्जांपल देखें तो नीचे इसलिए मैंने मिटा दिया क्योंकि नीचे स्पेस नहीं बचा था, आप लोग को दिखता नहीं, ज्यादा नीचे लिखते तो, ठीक है। एनाइसोगैमस का अगर हम एग्जांपल देखें तो ये इसमें भी क्लेमाइडोमोनास होगा, क्लेमाइडोमोनास होगा, लेकिन यहाँ पे जो क्लेमाइडोमोनास है वो थोड़ा स्पेशल वाला होगा, कप शेप्ड का क्लेमाइडोमोनास होगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब हम ऊगैमस का बात करें तो जो स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट एंड लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट वाला जो था कंडीशन, उसका एग्जांपल की बात करें तो क्या होगा, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस, ठीक है। चलो नोट डाउन करो, हो गया। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब एसेक्सुअल की तरफ, तो एसेक्सुअल को हम लोग 2 बोलेंगे। एसेक्सुअल जो है, ऐसे मैं सिंपली बता रही हूँ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से भी होगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन से भी होगा, फ्रैगमेंटेशन से भी होगा,
ठीक है, और बोलो तो रीजेनरेशन, क्या था, नहीं रीजेनरेशन नहीं लिखेंगे हम लोग, फ्रैगमेंटेशन ऑन बाय द जूस्पोर, जूस्पोर से भी होगा, ठीक है, एप्लानोस्पोर से भी होगा, एप्लानोस्पोर से भी होगा, ठीक है। चलो, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपका इतने तरीके से होगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और फ्रैगमेंटेशन, जूस्पोर एंड एप्लानोस्पोर। चलो नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। मेनली जो है जूस्पोर से ही होता है, ठीक है, मेनली जो है वो जूस्पोर से ही होता है, ठीक है, मेनली जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, अगर स्पोर फॉर्मेशन की बात करें तो जूस्पोर से होता है। और आपका जूस्पोर कैसा होता है, जूस्पोर मोटाइल और फ्लैजिलेटेड, मोटाइल और फ्लैजिलेटेड होता है, ठीक है। चल, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी क्या हुआ, खत्म हुआ। फटाक से नोट डाउन करो, फटाक से नोट डाउन करो। चलो मिटाते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं हम लोग एल्गी के बारे में, जो आज तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है। बहुत बार एल्गी को बीच में लाया है हम लोगों ने, लेकिन ये इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं पढ़ा। क्या नहीं पढ़ा, 50% या बोलो हाफ ऑफ, 50% या हाफ ऑफ CO2 फिक्सेशन is done by algae, ठीक है। क्या समझ में आया, क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट कि 50% या हाफ ऑफ CO2 फिक्सेशन जो है वो डन बाय एल्गी, ठीक है। और जो एल्गी है वो डिजॉल्व्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है वो इंक्रीज करता है, मतलब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन या अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज करता है, या डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो एल्गी इंक्रीज करता है। यही था इंटरेस्टिंग फैक्ट। समझ में आया मेरा पॉइंट, समझ में आया क्या बोल रही हूं मैं। चलो फिर, मतलब बोलो कि एल्गी जो है आधी से ज्यादा फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस जो है वो एल्गी करती है, ठीक है, अर्थ पे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब एल्गी के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं कि जो एल्गी है, एल्गी जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर होती है वाटर में। एल्गी जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होती है वाटर में, ठीक है। कहाँ होती है, पानी में, ठीक है, मोस्टली मेराइन, ठीक है, मोस्टली आप बोल सकते हो मोस्टली मेराइन, मोस्टली मेराइन वाटर में ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होती है। प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलने का मतलब, प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलने का मतलब बहुत बार बता चुकी हूँ, आप लोग बता दो प्लीज। प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलने का मतलब फूड चेन, जो वाटर में, ठीक है, ओशंस में, कहीं भी फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर में जो फूड की चेन होगी वो इसी से शुरू होने वाली है, ठीक है। मेन जो है वो यही है फूड चेन का, ठीक है। तो मान लो ये क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है वाटर का, जो एल्गी है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है। प्राइमरी कंज्यूमर किसको बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर किसको बोलेंगे, जो पहले फूड को कंज्यूम करे, ठीक है। प्लांट्स वगैरह को, जैसे गोट हो गया, डियर हो गया, वो सब प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर। तो यहाँ पे एल्गी क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है वाटर में, और मोस्टली मेराइन वाटर में, मोस्टली मेराइन वाटर में, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग को ये मतलब बहुत हैरानी होगी ये जान के, ठीक है, कि जो 70 स्पेसीज ऑफ एल्गी इज यूज्ड एज अ फूड। अब आप लोग को ये जान के हैरानी होगी कि 70 से ज्यादा स्पेसीज जो है एल्गी का, ये 70 स्पेसीज एल्गी का हम लोग यूज करते हैं फूड की तरह, ठीक है। हम लोग किसकी तरह यूज करते हैं, फूड की तरह। आप कैसे याद रख सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट वाला बताती हूं मैं। आप LPS, ये ट्रिक है याद करने का, LPS लाइपोपॉलीसैकेराइड था ना, लाइपोपॉलीसैकेराइड LPS था ना, तो इससे याद कर सकते। तो L फॉर लैमिनेरिया, लैमिनेरिया
P for porphyra, porphyra, and S for sargassum, sargassum, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये था कि एल्गी जो है मैराइन वाटर की प्राइमरी प्रोड्यूसर होती है, मतलब फूड चेन इसी से शुरू होती है वाटर में, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट है कि 70% ऑफ एल्गी इज यूज्ड एज अ फूड, ठीक है। तो उस 70% एल्गी में जो LPS है, लैमिनेरिया, P फॉर पोरिफायरा एंड S फॉर sargassum, ठीक है। तो इन सब का ही जो भी इनके अंडर में आता है उसको हम लोग फूड की तरह यूज करते हैं, ठीक है। पोरफायरा, सारगसम, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और हो गया, ऊपर वाला मिटा रही हूं, कॉलेरा, कॉलेरा, कॉलेरा का नाम सुना है, सुना ही होगा। कॉलेरा जो है वो यूनिसेलुलर एल्गी है, कॉलेरा इज अ यूनिसेलुलर एल्गी, ठीक है। एंड cholera is rich in protein, ठीक है, rich in protein। कॉलेरा जो है वो एल्गी है और यूनिसेलुलर एल्गी है, बट कॉलेरा इज रिच इन प्रोटीन, ठीक है। हम लोग कॉलेरा को यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, और मेनली जो ये कॉलेरा एल्गी है वो यूज की जाती है स्पेस ट्रैवलर्स, स्पेस ट्रैवलर्स, मतलब जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं ना, तो वही मेनली जो है वो कॉलेरा एल्गी को यूज करते हैं, क्योंकि ये रिच सोर्स है प्रोटीन की और क्या है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। तो मोस्टली ये स्पेस ट्रैवलर्स के द्वारा यूज की जाती है ये कॉलेरा एल्गी, ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना, सोच लो एल्गी को हम लोग खाते भी हैं, ठीक है। 70 स्पेसीज सोच सकते हो, ठीक है। और ये कॉलेरा वाला जो है वो तो देखो कितना रिच सोर्स है प्रोटीन का, यूनिसेलुलर होते हुए भी रिच सोर्स है प्रोटीन का। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। कुछ रेड एल्गी हम लोग अभी पढ़े नहीं है, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी, लेकिन स्टिल हम लोग देखते हैं, पॉइंट है एल्गी का तो देखना ही पड़ेगा। Some red algae and brown algae, और ब्राउन एल्गी, ठीक है। रेड एल्गी बोले तो रोडोफाइसी, रोडोफाइसी, ठीक है। और ब्राउन एल्गी बोले तो फियोफाइसी, फियोफाइसी, ठीक है। So some red algae and brown algae shows, क्या शो करती हैं, हाइड्रोकोलाइड, हाइड्रोकोलाइड, ठीक है। हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रो का मतलब वाटर, तो कुछ वाटर से ही रिलेटेड होगा। तो कुछ रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी जो है वो हाइड्रोकोलाइड्स होती है। हाइड्रोकोलाइड्स का मतलब इनके पास जो है वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस प्रेजेंट होता है इनके अंदर, ठीक है। चलो नोट डाउन करो, कौन शो करती है, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी, ठीक है। चलो फिर अब ब्राउन एल्गी की एग्जांपल ले लो, तो ब्राउन एल्गी की एग्जांपल लोगे तो क्या है ब्राउन एल्गी की एग्जांपल, एल्गिन, ठीक है। अगर ब्राउन एल्गी की एग्जाम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे नाम आ गया तो एग्जाम्पल बता रहे हैं। अगर ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल ले तो एल्गिन, और रेड एल्गी का एग्जाम्पल ले तो केराजिन, केराजिन। अब याद कैसे रखोगे, इंपॉर्टेंट वाला मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट था। तो ब्राउन एल्गी का आप एग्जाम्पल ऐसे रख सकते हो कि AB, ठीक है। तो एल्गिन के बाद बी ही आने वाला है, तो एल्गिन जो है किसका एग्जाम्पल है, ब्राउन एल्गी का। और केराजिन का तो आप ऐसे ही याद रख लो कि केराजिन जो है वो रेड एल्गी का एग्जाम्पल है। चलो नोट डाउन करो, ठीक है। अब एक लास्ट पढ़ते हैं, अगार, NCERT में है आपके, ये लास्ट कैरेक्टर पढ़ रहे हैं हम लोग,
एल्गी का लास्ट कैरेक्टर पे हैं हम लोग, ठीक है। अगार, एनसीईआरटी में भी है अगार, ठीक है। तो ये अगार है क्या? एनसीईआरटी में आपका यही है कि अगार जो है यूज किया जाता है जब आइसक्रीम बनता है ना, जिसको आप लोग अच्छे से खाते पीते हो, ठीक है। पीते नहीं हो, खाते हो, कभी कभी गल वल जाए तो पी भी लेते हो, ठीक है। तो आइसक्रीम और जेली, जेली खाया बचपन में, खाया होगा, ठीक है। तो जब आइसक्रीम और जेली बनता है तो उसमें अगार का यूज किया जाता है, ठीक है। आइसक्रीम और जेली जब बनता है तो अगार का यूज किया जाता है, ठीक है। और अगार डिराइव्ड कहाँ से हुआ? अगार डिराइव्ड कहाँ से हुआ? जेलीडीनियम और ग्रासिलेरिया, ग्रासिलेरिया। जो अगार है वो डेराइव फ्रॉम जेलीडीनियम और ग्रासिलेरिया, ये भी एनसीईआरटी का पॉइंट है, ये दोनों है एनसीईआरटी में। अगार जब यूज किया जाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली, एंड अगार इज डिराइव्ड फ्रॉम जेलीडीनियम एंड ग्रासिलेरिया, इट्स अ पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। अरे यार अगार का हम लोग यूज करते हैं बायोटेक वगैरह, जो बायोटेक वगैरह होता है ना, वो लैब एक्सपेरिमेंट में, और माइक्रोटेक वगैरह जो एक्सपेरिमेंट होता है उसमें भी हम लोग अगार का यूज करते हैं, ठीक है। अगार का प्लेट होता है ना, उसमें हम लोग बैक्टीरिया वगैरह को ग्रो करवाते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट्स में भी यूज किया जाता है अगार, देखोगे बायोटेक वाला और माइक्रोटेक वाले एक्सपेरिमेंट्स में यूज किया जाता है। बैक्टीरिया वगैरह को एक अगार प्लेट होता है उसमें ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। तो ये था लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने थैलोफाइटा को खत्म नहीं किया, खत्म नहीं किया बोलने का मतलब सिर्फ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। अभी हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है? थैलोफाइटा मतलब एल्गी का 3 क्लास, दैट इज क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, इसको जो कि हम लोग क्या देखेंगे, कल देखेंगे इसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इतना पढ़िए, सारा एनसीईआरटी का पॉइंट्स था, ठीक है। जहाँ पे जरूरत पड़ा बाहर से भी कूद फान के लेके आए हैं, ठीक है, कुदा के लेके आए हैं, एनसीईआरटी वाले तो डायरेक्ट डाल दिए, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही, कल हम लोग देखेंगे 3 क्लासेस जो था, ठीक है। और अगर टाइम बचा तो हम लोग आगे ब्रायोफाइटा की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। चलो फिर, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।